देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं किशोर के साथ उन्नी हाईवे से अपनी सेकंड हैंड कार में गुजर रहा था कि तभी किशोर ने मुझे एक बात याद दिलाते बोला, भाई ये वही उन्नी हाईवे है ना जिस पर ये कार चलाने से मना किया था कार के मालिक ने। दरअसल जब मैंने इस कार की डील की तो जो कार का मालिक था उसने मुझे तो कार बेचते वक्त कहा था कि मैं इस कार से भूलकर भी कभी उन्नी हाईवे से ना गुजरूं। और जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उसने कुछ भी नहीं बताया, पर इतना बोला कि मेरी बात याद रखना। चूंकि कार खरीदे मुझे 7 महीने से ज़्यादा हो गया है, इसलिए मुझे उसकी ये उन्नी हाईवे वाली बात दिमाग से निकल गई थी। किशोर अभी उसी कार वाले की बात याद ही दिला रहा था कि तभी किशोर को हाईवे पर एक मोटर बाइक पलटी हुई दिखी। उस बाइक पर नज़र पड़ते किशोर ने कार की स्पीड कम कर ली और जब हमारी कार उस बाइक के पास पहुंची तो बाइक के साइड में एक औरत और एक मर्द गिरा पड़ा था। मर्द की गर्दन टूट गई थी और औरत के मुंह से खून निकल रहा था। ये एक बड़ा ही भयानक रोड एक्सीडेंट था जिसमें उन दोनों की मौत हो चुकी थी। उन दोनों लाशों पर किशोर की नज़र पड़ते ही उसने कार की स्पीड बढ़ाई और वहां से बड़ी तेजी से निकले। अभी हम कुछ आगे ही आए थे कि तभी कार की पिछली सीट से किसी औरत ने आवाज़ देते हुए बोला, अरे कहाँ भागे जा रहे हो। इस आवाज़ के कानों में पड़ते ही मेरा पूरा शरीर अंदर से ठंडा पड़ गया। दिल की धड़कनें एकाएक तेज हो गईं और जब मैंने पिछली सीट की तरफ देखा तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरी चीख निकल गई। दरअसल पिछली सीट पर वही औरत बैठी हुई थी जिसे हमने कुछ देर पहले हाईवे पर मरा हुआ देखा था। अभी मेरा दिमाग यही सोचने समझने की जद्दोजहद में था कि ये औरत हमारे कार की पिछली सीट पर भला कैसे आई कि तभी किशोर रोते बोला, भाई भाई मैं मरने वाला हूँ। किशोर के ये बोलते ही जैसे ही मैंने अपनी निगाहें किशोर की ओर घुमाई तो वैसे ही किशोर का सर किसी बम की तरफ फट गया और उसके सर के फटते ही कार हाईवे के डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर से टकराते ही कार पलट गई। कार के पलटते ही कुछ देर के लिए मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं कार के अंदर ही फंसा हुआ था और वहीं किशोर की बिना सर वाली लाश मेरे बगल में सीट बेल्ट से झूल रही थी। फिर किसी तरह मैं सबसे पहले कार से बाहर निकला। कार से बाहर निकलने के बाद मैंने एक नज़र चारों तरफ घुमाई ये देखने के लिए कि वो औरत अभी भी यहीं पर है कि नहीं। और जब वो औरत आसपास नहीं दिखी तो मैंने एक राहत की सांस ली और फिर अपना मोबाइल फ़ोन निकालने के लिए जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब में मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं था। चूँकि इस वक्त हाईवे पर जो भी गाड़ियाँ गुजर रही थी वो बड़ी रफ्तार में थी, इसलिए कोई भी मदद के लिए रुकने वाला नहीं था। वैसे भी हाईवे पर कभी भी किसी की मदद करने का अंजाम अक्सर नुकसान ही दे जाता है और एक ये भी कारण था कि कोई भी मदद के लिए रुक ही नहीं रहा था। ऐसे में मुझे किसी की मदद पाने के लिए मेरे फ़ोन का मिलना बहुत अहम हो गया था। फिर कुछ देर तक गाड़ी में फ़ोन तलाशने के बाद मेरा फ़ोन तो नहीं मिला पर किशोर का फ़ोन मिल गया, पर उसके फ़ोन पर लॉक लगा था। तो ऐसे में मैं किसी को कॉल तो नहीं कर पाया पर SOS नंबर पर कॉल किया पर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जब एक दफ़ा फिर मुझे अचानक ही ठंडा महसूस होने लगा और दिल की धड़कनें तेज हो गईं तो मैं समझ गया कि मुसीबत लौट आई है, जिसका मतलब साफ था कि अब अगले कुछ ही मिनटों में मेरी भी दर्दनाक मौत हो जाएगी। पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे वहाँ से भागना शुरू किया। मुझे ये तो नहीं मालूम था कि किशोर भागना सही है, पर उस वक्त तो इतना मालूम था कि सिर्फ और सिर्फ भागना है। लिहाजा मैं बेतहासा भागता ही रहा और जब भागते भागते मेरी सांसें उखड़ने लगी तो मेरे पैर भी लड़खड़ाने लगे और अब मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि और भाग ही नहीं सकता था। और जब मैं रुका तो सामने मुझे रोशनी दिखाई दी और जब मैंने ध्यान से देखा तो वो एक रेलवे फाटक था और साथ ही ऑपरेटर रूम की लाइट जल रही थी। मतलब कि मुझे लगा कि वहाँ कोई ना कोई तो होगा जिससे मदद मिल जाएगी। और फिर यही सोचकर मैं उस ऑपरेटर रूम की तरफ एकदम करके भागा। और फिर जब मैंने उस रेलवे फाटक के ऑपरेटर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, जो कोई भी है वो चले जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। ये बात सुनते मैं दरवाज़ा पीटते हुए बोला, अरे अरे भाई साहब मैं परेशान नहीं करूँगा, बस मुझे बचा लो आप। मेरे इतना बोलते ही वो दरवाज़ा खुला
दरवाजे के खुलते ही मुझे सामने एक हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का बंदा नजर आया और जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो वैसे उस आदमी ने मेरे पीछे इशारा करते बोला, क्या यही तेरी जान के पीछे पड़ी है? उसके मेरे पीछे इशारा करते ही जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो ही औरत मेरे पीछे खड़ी थी, पर इस बार वो कांप रही थी मानो उसने भी भूत देख लिया हो। अभी मैं उस औरत या फिर कहूँ कि आत्मा को ही देख रहा था कि तभी उस आदमी ने मुझे अंदर आने को बोला। उसके मुझे अंदर बुलाते ही मैं तुरंत ही ऑपरेटर रूम में घुस गया। मेरे भीतर आते ही उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी दरवाज़ा बंद ही हुआ था कि तभी मेरी नज़र ऑपरेटर रूम के एक कोने में डरे सहमे आदमी पर पड़ी, जो एक कोने में दुबका हुआ था। वो इस कदर डरा हुआ था कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा था। उसे इस कदर डरा सहमा देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले मैं उस आदमी के बारे में उस दूसरे आदमी से कुछ पूछता कि उसने बड़ी भारी आवाज़ में कहा, चुपचाप से अपनी आंखें बंद करके एक कोने में बैठ जाओ और भूलकर भी अपनी आंखें मत खोलना। अगर आंखें खोलने की गलती की तो तुम्हारी आंखें इतनी फूल जाएंगी कि हर जगह मैं ही दिखूंगा, मेरे सिवाय कुछ और नहीं दिखाई देगा तुम्हें। उस आदमी के ये कहते ही मेरा पूरा बदन जोरों से थरथराने लगा और फेफड़े फड़फड़ाने लगे। ये एक ऐसा पल था जिसे किसी भी शब्द से बयां करना नामुमकिन था। उस वक्त मेरे दिमाग ने किसी तरह की कोई हरकत ही नहीं की और मैं अपने आप ही एक कोने में जाके अपने सर को अपने दोनों घुटनों के बीच रखकर अपनी आंखें मीचकर बैठ गया। उसके बाद वहाँ बेहद ही अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। वो आवाज़ें इतनी कर्कश थी कि बर्दाश्त के बाहर थी। यहाँ तक कि मैंने अपने कानों को अपने हाथों से कसकर बंद करने की कोशिश की, पर उन कर्कश आवाज़ों से पीछा ही नहीं छूटा। बीच बीच में ट्रेन के हॉर्न भी सुनाई देती थी और फिर उसी वक्त कुछ देर के लिए ही सही पर उस कर्कश आवाज़ से राहत मिलती थी। और इसी कर्कश आवाज़ों और ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनते सुनते रात गुजर गई। और जब दरवाजे पर किसी आदमी ने खटखटाते हुए बोला, सुबोध दरवाज़ा खोल, तब जाके मैंने अपने घुटनों के बीच से अपना सर बाहर निकाला और अपनी आंखें खोली। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और जब मैंने दरवाजे की ओर देखा तो वही आदमी जो कोने में डरा सहमा पड़ा था दरवाज़ा खोलते दिखा, पर अब वो डरा हुआ नहीं था, वो एकदम नॉर्मल और खुश दिखाई दे रहा था। अभी मैं कुछ समझ पाता कि उस आदमी ने मुझसे बोला, बड़ी बुरी किस्मत है तुम्हारी जो यहाँ रात बितानी पड़ी, चलो निकलो अब कुछ नहीं होगा। वो आदमी ये बोलकर वहाँ से चला गया और उसके जाते ही मैं भी वहाँ से निकल गया और अपने घर पहुँचा, जहाँ पहले से मातम पसरा हुआ था। और अब पिताजी की नज़र मेरे पर पड़ी तो वो फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल घर वालों को किशोर की मौत की खबर मिल चुकी थी और पुलिस वाले मेरी तलाश में लगे हुए थे। घर वालों को लग रहा था कि कहीं पुलिस वालों को मेरी भी डेड बॉडी ना मिल जाए। फिर जब मैंने घर वालों की पिछली रात हुए हादसे के बारे में बताया तो पहले तो उन्हें मेरी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि मैं इस घटना की असल वजह को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसी बात तो थी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि इन सब फसाद की जड़ मेरी सेकंड हैंड कार और उन्हें हाईवे से जुड़ी कोई राज है जिसके बारे में अब मुझे पता लगाना था। और यही पता लगाने जब मैं कार के पुराने मालिक के पास गया तो वो मुझे देखते ही समझ गए कि मैं उनके पास क्यों आया हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें उन्नी हाईवे से दूर रहने के लिए कहा था ना, फिर भी तुमने मूर्खता वाली हरकत कर डाली। फिर जब मैंने उनसे माफ़ी मांगते बोला कि मेरी गलती हो गई, पर वो कौन औरत थी और उसने हमें ही अपना निशाना क्यों बनाया, तो इस पर उनका कहना था कि उस औरत ने हमें नहीं बल्कि उस कार में बैठे लोगों से अपना बदला लिया, जिन्होंने उस रात उसे और उसके पति को बेरहमी से कुचलकर मार डाला था। दरअसल कार के मालिक का बेटा उद्भव निहायती बदमाश और हरामी किस्म का था। उसे लोगों को बेवजह सताने और तड़पाने में बहुत ही मज़ा आता था। ऊपर से उसकी सांठगांठ गैंगस्टर से भी थी, तो ऐसे में उसे पुलिस वालों का भी कोई खौफ ही नहीं था, जिसके चलते वो जो चाहता वो ही करता। और उस रात जब उसने नई कार खरीदी और अपने बदमाश दोस्तों के साथ उन्नी हाईवे पर निकल गया तो उद्भव और उसके बदमाश दोस्तों ने उस वक्त खूब पी रखी थी और उनका शैतानी दिमाग कुछ बहसीपन करने के फिराक में था। और तभी उन्नी हाईवे पर उनकी नज़र उन मियाँ बीवी पर पड़ गई जिनकी बाइक खराब हो गई थी और वो आते जाते लोगों से मदद मांग रहे थे। और जब इनकी नज़र उन दोनों पर पड़ी तो इन्होंने कार तो रोकी, पर मदद के इरादे से नहीं बल्कि उन्हें तड़पाने के लिए। उस रात उद्भव और उसके बदमाश दोस्तों ने बड़ी बेरहमी से उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया और वो वहाँ से चले गए।
पर उन्हें नहीं मालूम था कि ये उनका आखिरी गुनाह था। इसके बाद उन्हें अपने गुनाहों की सज़ा मिलने वाली थी। फिर जब कुछ दिनों के बाद उद्धव के दोस्त उसकी गाड़ी से उन्नी हाईवे से गुजरे तो उन सभी के सर फट गए और उनकी लाश हाईवे पर मिली। पर इस घटना के फौरन बाद ही उद्धव, जो उस रात उस कार में नहीं था, वो कहीं गायब हो गया। तब से आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। और जब भी कोई उस कार से उन्नी हाईवे से गुजरता है तो वो औरत उसका वही हाल करती है जो बाकियों का किया था। दोस्तों, कार के मालिक से ये सब जानने के बाद मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ गया, क्योंकि जब उसे मालूम था कि ये कार श्रापित हो चुकी है तो उसे ये कार बेचनी नहीं चाहिए थी। खैर, अब गुस्सा करके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला था। फिर इसके बाद मैं पहुंचा उस रेलवे फाटक पर जहां उस रात मैंने भयानक रात गुजारी थी, ये जानने की उस रात वो पहलवान टाइप का आदमी कौन था और उससे वो भूतनी जो मेरी जान के पीछे पड़ी थी वो आखिर क्यों डर रही थी। पर जब मैं उस रेलवे फाटक के ऑपरेटर रूम पर पहुंचा तो वहां का स्टाफ बदला हुआ था। और फिर जब मैंने सुबोध के बारे में पूछा तो पता चला कि वो नौकरी छोड़कर जा चुका है। तो ऐसे में उस पहलवान का राज राज ही बनकर रह गया। खैर, मैंने उस कार को स्क्रैप करवा दिया ताकि कोई और मौत का शिकार ना हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, एक ठंडी सर्द रात थी। आसमान में उस वक्त बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी कभी कभी बादलों के बीच से झांककर धरती को हल्का सा उजाला दे रही थी। मैं राहुल अपने गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। मेरा गांव, जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था, अपनी शांति और सुंदरता के लिए वो बेहद ही जाना जाता था। लेकिन रात के समय यहाँ का माहौल कुछ और ही हो जाता था। लोग कहते थे कि इन जंगलों और रास्तों में कुछ ऐसी शक्तियाँ बसती हैं जो इंसानों की समझ से परे है। पर मैंने हमेशा इन सब बातों को मजाक में लिया था। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं उस वक्त अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। रात के करीब यहीं 11 बज चुके थे और ठंडी हवा मेरे चेहरे को चुभ रही थी। मेरे पास एक छोटी सी टॉर्च थी जिसकी रोशनी इस घने अंधेरे में ज़्यादा कारगर नहीं थी। वो रास्ता पथरीला था और दोनों तरफ घना जंगल था। हवा के साथ पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। तभी मैंने जैकेट की जिप ऊपर खींची और अपने कदम तेज कर दिए। फिर अचानक मेरी नज़र सामने की ओर गई तो रास्ते के बीच में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा मेरी ओर था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं उसे साफ साफ देख नहीं पा रहा था। वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी और उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे, जिन्हें देखकर मैं एकदम से ठिठक गया कि इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर कोई लड़की। मेरे मन में ये सब सवाल उठने लगे। शायद उसे मदद की ज़रूरत हो या शायद वो किसी मुसीबत में हो। तभी मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और फिर मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और मैंने पास जाते हुए बोला, हेलो, क्या आप ठीक हैं? लेकिन मेरी इस आवाज़ पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो बस वहीं पर खड़ी रही बिना हिले डुले। मेरी टॉर्च की रोशनी अब उसके चेहरे पर पड़ी और जो फिर मैंने देखा उससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला था और उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थी जैसे दो गहरे कुएं। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। फिर मैं पीछे हटने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि वो तेजी से मेरी ओर बढ़ी। फिर मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। मेरी सांसें काफ़ी तेज हो रही थी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर अचानक उसने मेरी बाँह पकड़ ली, पर उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। तभी मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें अब मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब थी। और तभी उसने एक भारी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उसकी आवाज़ इतनी भारी और खोखली थी कि मेरे कानों में वो गूंजने लगी, पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। उसने मेरी बाँह और भी ज़ोर से पकड़ी तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी ताकत ख़त्म हो रही है। और तभी मैंने किसी तरह हकलाते हुए बोला, देखिए, मुझे जाने दीजिए। पर उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और मुझे खींचते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगी। फिर मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पर मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन और ये मुझे कहाँ पर लेकर जा रही है। जंगल के अंदर का माहौल और भी भयावह था।
पेड़ों की टहनियाँ मानो किसी जीव की तरह हिल रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और खून की मिलीजुली गंध। पर अब मैं पूरी तरह से डर चुका था। उस लड़की ने मुझे एक छोटे से खुले मैदान में लाकर छोड़ दिया, पर वहां पर चारों ओर घना कोहरा था और कोहरे के बीच कुछ आकृतियां दिख रही थी जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। तभी मैंने देखा कि ये आकृतियां इंसानों जैसी थी, लेकिन इनके चेहरे बिल्कुल नहीं थे। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ एक काला खाली स्थान था। उनकी हंसी की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं समझ चुका था कि मैं किसी साधारण जगह पर नहीं हूँ। ये कोई और दुनिया थी जहाँ मैं गलती से आ गया था। तभी उस लड़की ने फिर से मेरी तरफ देखा और बोला, तुमने हमारा रास्ता पार किया, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी इसकी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठंडापन था। तभी मैंने पूछा, कीमत? मैंने क्या किया है? तभी उसने धीमे से जवाब दिया कि ये रास्ता हमारा है, जो भी इसे पार करता है वो हमारा ही हो जाता है। तभी मैंने सोचा कि शायद ये मेरा अंत है, लेकिन तभी मुझे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ और जब मैंने अपनी जेब टटोली तो मेरी दादी का दिया हुआ एक ताबीज़ था वो, जो मैं हमेशा अपने साथ रखता था। फिर मैंने उसे ज़ोर से पकड़ा और मन ही मन अपनी दादी को याद किया कि तभी अचानक उस ताबीज़ से एक हल्की सी गर्माहट निकलने लगी। तभी उस लड़की ने एक चीख मारी और वो ज़ोर से पीछे हट गई। फिर मैंने मौका देखकर वहाँ से भागना शुरू किया और मेरे पीछे उन आकृतियों की चीखें और हंसी गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मेरे पैर थक रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं रुका तो मैं कभी नहीं बच पाऊंगा। पर मैं भागता रहा और आखिरकार जंगल से बाहर निकलकर मुख्य रास्ते पर आ गया। पर जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बाह पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने मुझे जोर से पकड़ा हो। पर मैंने तुरंत ही अपने ताबीज को चेक किया तो उसमें मुझे एक छोटा सा दरार दिखा। शायद उसने मुझे बचाया था। पर उस रात के बाद मैंने कभी भी उस रास्ते से अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो रास्ता एक पुरानी आत्मा का निवास है, जो उन लोगों को अपने साथ ले जाती है जो रात के समय वहां से गुजरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़की एक अभिशप्त आत्मा है जो सैकड़ों साल पहले उस जंगल में मारी गई थी। लेकिन आज भी जब मैं उस रास्ते के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर मैं नहीं जानता कि वो क्या था, लेकिन एक बात पक्की है कि कुछ चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं सकते। और उस रात मैंने उस अंधेरी दुनिया की एक झलक देख ली थी, जिसे देखकर मैं डर गया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।